बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम 4th यूनिट कर रहे हैं। 4th यूनिट में आपके दो ही विचारक हैं, गांधी जी एवं जवाहरलाल नेहरू, और ये आपकी अंतिम यूनिट है क्योंकि 5th यूनिट हट चुकी है, तो हमारा कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है। आज हम राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, गांधी जी द्वारा राज्य की सत्ता का विरोध किया गया था। समाज में राज्य के स्थान के संबंध में अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं। जैसे आदर्शवाद कहते हैं कि राज्य एक साध्य है ना। व्यक्तिवादी कहते हैं कि नहीं, राज्य एक साधन मात्र है और राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, नहीं कि मनुष्य के राज्य के लिए, है ना। लेकिन गांधी जी जो है ना बेटा, वो राज्य को बहुत अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं थे और वे ये कहते थे कि राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र ही वो मानते थे। अब उन्होंने राज्य की सत्ता का विरोध क्यों किया? तो सबसे पहली बात, वे मानते थे कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है। दार्शनिक आधार पर उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छा और कामनाओं पर निर्भर है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित है और वह व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है क्योंकि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित करवाना चाहता है। दूसरा, गांधी जी चूँकि अहिंसा के पुजारी थे और वे मानते हैं कि राज्य हिंसा मूलक संगठन है। फिर राज्य के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र को वो कहते हैं कि वो व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता, इसलिए वे उसका विरोध करते हैं। अब देखिए बच्चों, गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। अब पहले आप ये देखिए कि अराजकतावादी होता क्या है। तो अराजकतावादी जो विचारक होते हैं वे होते हैं बेटा जो राज्य की आलोचना करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। दार्शनिक अराजकतावादी का मतलब गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक तीनों दृष्टिकोण के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की। गांधी जी राज्य को एक ऐसी हिंसक संस्था मानते थे जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है, अतः या तो राज्य को ही समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का अंतिम अध्याय रहना चाहिए। गांधी जी ने स्वयं कहा है, राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति चूँकि एक सचेतन प्राणी है तो राज्य एक आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। अब वैसे तो राज्य के अस्तित्व के गांधी जी बिल्कुल विरोधी थे, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि वर्तमान में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही वे मानते थे कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए और इसीलिए हम गांधी जी को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहते हैं। किंतु गांधी जी न तो क्रोपाटकिन और बाकुनिन की तरह हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे और न ही उनका व्यक्तिवाद वह पाश्चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होता है। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य में प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया, जिससे राज्य सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए। इसके लिए गांधी जी ने 3 सुझाव दिए। पहला, उन्होंने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रित सत्ता से उनका अभिप्राय ये था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाए। उनका कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का एकमात्र उपाय सत्ता का विकेंद्रीकरण ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांवों का चित्र प्रस्तुत किया। सेकंड है बच्चों, राज्य का कार्यक्षेत्र उन्होंने न्यूनतम होने की बात कही। उन्होंने कहा व्यक्ति के जीवन में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। और तीसरा, उन्होंने कहा कि राज्य कोई ईश्वर का अवतार या ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति या सर्वोत्तम रूप नहीं है। उन्होंने राज्य के प्रबुद्ध सिद्धांत का खंडन किया। वे हेगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की भांति इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा माने। उनका कथन था कि राज्य जनता की भक्ति का हकदार तभी हो सकता है जबकि वह जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति पर आधारित हो। गांधी जी लिखते हैं, राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान है।
तो ये तो हो गया। अब देखिए बच्चों, गांधी जी ने एक आदर्श समाज का हमारे सामने एक रूप प्रस्तुत किया जो उनके स्वप्न का राम राज्य था। तो अब हालांकि राम राज्य का तात्पर्य कोई भगवान राम के साम्राज्य से नहीं था, लेकिन गांधी जी ने राम राज्य इस शब्द का प्रयोग भावनावश अलंकारिक अर्थ में किया और उनके राम राज्य का मतलब था आदर्श व्यवस्था। अब गांधी जी ने भी प्लेटो के समान दो आदर्शों का वर्णन किया, पूर्ण आदर्श और द्वितीय उपादर्श। उनके पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत तो राज्य उनको चाहिए ही नहीं, लेकिन गांधी जी क्या बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि राज्य नहीं हो, तो उन्होंने उपादर्श के रूप में इस राम राज्य या आदर्श राज्य की कल्पना की। अब हम देखते हैं बच्चों उसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले जो उनका आदर्श राज्य समाज था उसको वो अहिंसात्मक समाज था, मतलब हिंसा बिल्कुल नहीं थी। न्यायालय और सेना जेल थी भी सही, बाध्यकारी सत्ता तो थी, लेकिन फिर भी ये सत्ताओं का प्रयोग जनताओं को आतंकित करने के लिए नहीं किया जाएगा, वरन सेवा के लिए किया जाएगा। दूसरा, इसमें शासन का रूप लोकतांत्रिक था, सबको वोट देने का अधिकार होगा और जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भी भाग लेगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर तीसरा, विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना पर बल दिया। विकेंद्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ हों, जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, जिससे सत्ता का समस्त केंद्र ग्राम पंचायतें ही बनी रहे। इस प्रकार की व्यवस्था से गांवों में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी और वे वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र होंगे। फिर नेक्स्ट, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की बात भी कही। अब जी के बच्चों, जब गांधी जी के आर्थिक विचार किए थे तब मैंने बताया था उन्होंने कुटीर उद्योग धंधों का विरोध किया, पक्ष लिया था, औद्योगिकरण का विरोध किया था। तो यही उनकी जो है रूप देखने को मिलता है। विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाएंगे। ये आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण होगा, ये गांधी जी मस्ट मानते थे। उन मशीनों का तो प्रयोग होगा जो व्यक्ति के लिए सुविधाजनक है, किंतु वे मशीनें जो मानवीय श्रम के शोषण का साधन है उनको नहीं अपनाया जाएगा। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, उन्होंने नागरिक अधिकारों पर की बात कही कि उनका जो आदर्श राज्य था वो स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण और लिंग आदि भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। फिर देखिए बच्चों, उनका जो आदर्श राज्य था उसमें निजी संपत्ति के अस्तित्व को उन्होंने बनाए रखा। उन्होंने कहा लेकिन वे संपत्ति का प्रयोग जो है वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं, वरन समस्त समाज के कल्याण के लिए इसका प्रयोग करेंगे। वे ये समझ के कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही है और समाज के द्वारा उन्हें इन संपत्ति का ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि अगर व्यक्ति को रहना है समाज में तो उसको श्रम करना ही होगा। फिर नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था पे उन्होंने बल दिया। हम जैसे जानते हैं प्राचीन जो भारत था वो वर्ण व्यवस्था पे आधारित था, तो उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था की बात कही और उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था वंश परंपरा के आधार पर कार्य करेगा, किंतु मतलब सामाजिक, राजनीतिक और सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे और ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। फिर अस्पृश्यता का अंत की उन्होंने बात कही। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता दूर करने के लिए बहुत काम किया। धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना पे उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधाएं प्राप्त होगी। फिर गोवध निषेध की बात कही। उन्होंने कहा कि आदर्श समाज जो है वहाँ उसमें गोवध नहीं होगा। मद्य निषेध की भी, क्योंकि गांधी जी कहते थे ये मादक पदार्थों का सेवन आत्मा का अंत कर देता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर गांधी जी के समाज में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात कही। स्वावलंबी पाठशालाएं होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गांधी जी ने वसुधैव कुटुंब की बात कही और उन्होंने कहा कि जो आदर्श राज्य होगा वो मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करेगा। तो आज के लिए बच्चों
इतना ही। आप इसको देखें, अच्छे से तैयार करें, कुछ प्रॉब्लम हो तो संपर्क करें। धन्यवाद।